नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर, 26/11 मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तैयबुर राणा कल अमेरिका से भारत पहुंच जाएगा। एनआईए, आरएडब्ल्यू और विदेश मंत्रालय के 7 अफसरों की टीम तैयबुर राणा को लेकर न्यूयॉर्क से रवाना हो चुकी है। तैयबुर राणा 26/11 के अटैक का पहला गुनहगार है, जिसे विदेश से पकड़कर भारत लाया जा रहा है। अब भारत के कानून के हिसाब से तैयबुर राणा के गुनाहों का हिसाब जल्दी से जल्दी होगा। इस अपराधी को भारत लाने के लिए 15 साल लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। पिछले 4 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार अमेरिकी कोर्ट्स में तैयबुर राणा के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश कर रही है। डिप्लोमेटिक लेवल पर कोशिश हो रही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने तैयबुर राणा के एक्स्ट्राडिशन को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप से डायरेक्ट बात की थी। तब जाकर 166 लोग की हत्या के इस अपराधी को भारत लाने में कामयाबी मिली। इस शख्स का 26/11 हमले से क्या कनेक्शन था? मुंबई अटैक की साजिश रचने में इसने डेविड कॉलमैन हेडली की कैसे मदद की थी? इसके खिलाफ भारत के पास क्या क्या सबूत हैं? तैयबुर राणा ने एक्स्ट्राडिशन से बचने के लिए अमेरिकी कोर्ट में कैसे कैसे पैंतरे चले, और जब यह भारत आएगा तो पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा बेनकाब करने में कैसे मदद मिलेगी, ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि तैयबुर राणा किस वक्त भारत पहुंचेगा, उसे स्पेशल जेट से क्यों लाना पड़ा, स्पेशल जेट में उसके साथ कौन कौन से अफसर हैं, उसे किस जेल में रखा जाएगा और तैयबुर राणा से पूछताछ के लिए हमारी एजेंसीज ने कैसी तैयारी की है। इन सारे सवालों के जवाब के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद के पास। मनीष, तैयबुर राणा को लेकर जो स्पेशल जेट आ रहा है, ये कब लैंड करेगा, लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहली बात, रजनी, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनआईए के आईजी आशीष बत्रा, डीआईजी जया रॉय और साथ में कुल मिला के 7 सदस्यीय टीम है जो कि तैयबुर राणा को लेकर अब अर्ली मॉर्निंग के वक्त यहां पर लैंड करेगी। और पालम टेक्निकल एयरबेस पर लैंड करने के बाद उनको सबसे पहले एनआईए के इसी हेडक्वार्टर में लाया जाएगा और लाने के बाद पूरी मेडिकल जांच करवाई जाएगी। और इस प्रोसीजर के साथ उनको जो एनआईए की स्पेशल कोर्ट है पेश कर एनआईए कस्टडी लेकर उसे फर्दर इंटेरोगेशन करेगी। तो ये बड़ी कामयाबी के तौर पर डिप्लोमेटिक और आप इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे तो तैयबुर राणा के बारे में जिक्र करते हुए इसमें पूरी तैयारी की गई। और जो एनएसए हैं अजीत डोवाल, उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। इसीलिए आज जब अर्ली मॉर्निंग के लगभग जब ये तैयबुर राणा यहाँ पहुंचेंगे तो उसके साथ सवाल जवाब का दौर शुरू होगा, इंटेरोगेशन का दौर शुरू होगा। और पाकिस्तान का जो सिंडिकेट है जिसमें मेजर इकबाल या फिर मेजर समीर और कर्नल शाह समेत पाकिस्तान का पूरा नेक्सस हाफिज सईद का है, उन सभी पे पूछताछ होगी। रजत जी, तो क्या तैयारी है तैयबुर राणा से पूछताछ की? रजत जी, इसके को देखते हुए खासतौर पे जो एनआईए के इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले सदानंद दाते जो कि एनआईए के डीजी हैं खुद यहां पर पहुंच गए हैं। जो टीम है करीबन 12 सदस्यीय टीम जो कि तैयबुर राणा के एक्स्ट्राडिशन में लगातार संपर्क में रही। एडवोकेट्स जो कि यूएस गए, जिन्होंने वहां पर एक्स्ट्राडिशन में पूरा काम किया। उसके साथ साथ जो इंटेरोगेशन है वो इस पे किया जाएगा कि डेविड हेडली कोलमैन जो कि इस समय अप्रूवर बनने के बाद यूएस में है, उसके साथ इसका कम्युनिकेशन 26/11 अटैक को लेकर करीबन 300 से ज्यादा बार मोबाइल कम्युनिकेशन था और ईमेल थी। उसके साथ साथ कॉन्स्पिरेसी रचने के लिए इसने डेविड हेडली कोलमैन को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाए, यानी उसे रहने की सुविधा, उसके जो उसने रैकी की उसमें सारी सुविधाएं और सब कुछ लॉजिस्टिक और ऑपरेशन के तौर पर जो आतंकी वारदात रचने में इसकी एक अहम भूमिका थी। तो इसीलिए ये 26/11 का मेन मास्टरमाइंड है जो सीधा कनेक्ट इसका ज़कीउर रहमान लखवी, हाफिज सईद, अब्दुल रहमान, उसके अलावा जो हमारे पास इस समय तस्वीरें हैं साजिद मीर की और अबू कहफा की, ये वो लोग हैं जो कि मेन मास्टरमाइंड थे। तो इनका मेन कनेक्ट और एक बार फिर से पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर बेनकाब होगा इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद, क्योंकि ये जो बोलेगा वो ये जो 26/11 का मेन मास्टरमाइंड है वो ये बताएगा कि 10 आतंकियों को ट्रेन करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई की भूमिका रही। मुरीदके के कैंप में उनको ट्रेनिंग दिया गया और डेविड हेडली कोलमैन के साथ अबू जुंदाल इसमें अहम भूमिका ज़कीउर रहमान लखवी के साथ निभा रहा था। और इन सब का मेन
मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि तहव्वुर राणा था, जिसने अपने एक इमिग्रेंट लॉ सेंटर के नाम से जो इमिग्रेशन कंपनी थी कनाडा बेस्ड, उसका सेटअप किया दिल्ली में, और इसी के एक सूडो नेम के तहत डेविड हेडली कोलमैन को यहां पर मल्टीपल वीजा दिलवाने में अपने जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया। रजत जी जी मनीष, आपकी बात बिल्कुल सही है। इससे अब इंटरोगेशन होगा तो बहुत मदद मिलेगी 26/11 के उस हमले की अपराधियों की तह तक पहुंचने में, पापियों को सजा दिलवाने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। असल में तहव्वुर राणा 26/11 के मुंबई हमले की साजिश का सबसे बड़ा राजदार है। उसे सब पता है कि पाकिस्तान आर्मी के कौन कौन से अफसर इस साजिश में शामिल थे, लश्कर-ए-तैयबा ने कैसे साजिश को अमली जामा पहनाया और उसमें डेविड कोलमैन हेडली का रोल क्या था। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी ओरिजिन का कैनेडियन सिटीजन है। वो पाकिस्तानी फौज में डॉक्टर रह चुका है। 1990 में कनाडा गया और फिर अमेरिका में बस गया। अमेरिका में उसकी मुलाकात डेविड हेडली से हुई। हेडली का असली नाम दाऊद गिलानी है। वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन का अमेरिकी सिटीजन है। हेडली तहव्वुर राणा के बचपन का दोस्त है। तहव्वुर राणा ने कनाडा से अमेरिका आकर शिकागो में फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के नाम से कंपनी बनाई और इसी कंपनी के जरिए दुनिया भर में लश्कर के आतंकवादियों को, ऑपरेशंस को, आतंकी हमले की साजिशों को अंजाम देने लगा। डेविड कोलमैन हेडली तहव्वुर राणा की कंपनी का ऑफिस खोलने के बहाने मुंबई आया। कंपनी की आड़ में हेडली ने मुंबई के ताज होटल, शिवाजी पार्क और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसी जगहों की रैकी की। उनके नक्शे पाकिस्तानी आर्मी और लश्कर के आतंकवादियों को भेजे, जिसके बेसिस पर 26/11 के हमले का टारगेट सेट किया गया और इन्हीं जगहों पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर 2008 को हमला बोला। 166 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। इनमें 6 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। इसीलिए इस केस में FBI इन्वॉल्व हुई। भारतीय जांच एजेंसीज ने हमले के वक्त तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली की बातचीत के टेप FBI को दिए और इसके बाद उसे इस केस में अरेस्ट किया गया। मुंबई में हमला करने वाले सभी दहशतगर्द मारे गए थे। सिर्फ एक कसाब को पकड़ा गया था, उसे भी फांसी दी जा चुकी है। क्योंकि इस हमले में शामिल आतंकवादी तो सिर्फ मोहरा थे, वो सब मारे गए। लेकिन अब तहव्वुर राणा के भारत आने से ISI और लश्कर-ए-तैयबा के पूरे नेक्सस का पर्दाफाश होगा। 26/11 के केस में डेविड हेडली और लश्कर आतंकी साजिद मीर, ISI के मेजर इकबाल और भारत में मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी आतंकवादियों के बारे में जानकारी हासिल होगी। तहव्वुर राणा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सारे प्लॉट को वर्चुअली कार्यान्वित किया था। इमिग्रेशन की एक फर्म बना के वो पहले वहां पे काम करता था और उसके आधार पर ही उसने हेडली के लिए सारे उसके वीज़ाज बनाए, उसको एक आइडेंटिटी दी, जिसके बल पे हेडली ने पूरे जगह आकर सर्वे किया और ऐसी ऐसी जगहें चुनी जहां पर बाद में अटैक हुआ। ये बात हमें याद रखनी चाहिए कि तहव्वुर राणा खुद भी आर्मी में था, एक डॉक्टर था और बच्चे से उसकी दोस्ती थी। तो अब जाहिर है कि जब एक व्यक्ति जो स्कूल से जुड़ा हुआ है हेडली से, आर्मी में रह चुका है, उसकी पहचान बिल्कुल होगी ISI के बारे में और उसको पूरी जानकारी थी इस प्लॉट में। हमारे हिसाब से इस व्यक्ति के पास, जिसे हम कहते हैं माइनफील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन है, चाहे वो साजिद मीर के बारे में हो, चाहे वो लखवी के बारे में हो, अबू जिंदाल हैं, कितने और ISI के ऑपरेटर्स हैं। अब इसके बारे में NIA की जो डॉसियर्स बनी है उसमें सारे नाम दिए गए हैं। हेडली ने भी ये माना, कबूल किया इन सारी चीजों को। इसका फायदा यह है, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि तहव्वुर राणा के आने के बाद वो सारी जानकारी की पुनः एक बार पुष्टि होगी। भारत पिछले 10 साल से तहव्वुर राणा के एक्स्ट्राडिशन की कोशिश कर रहा था ताकि उस पर भारत के कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जा सके। FBI ने मुंबई हमले के सिलसिले में तहव्वुर राणा को 2009 में गिरफ्तार किया था। हालांकि उसके खिलाफ डेनमार्क के एक अखबार पर हमले के लिए लश्कर के आतंकियों की मदद करने का केस पहले से चल रहा था।
इस केस में अमेरिका की कोर्ट ने तैमूर राणा को 14 साल की सजा सुनाई, लेकिन मुंबई हमले के मामले में तैमूर राणा को बरी कर दिया था, क्योंकि राणा के वकीलों ने अदालत में दावा किया था कि डेविड हेडली ने उससे झूठ बोलकर नौकरी हासिल की और उसके रिसोर्सेज का मिसयूज किया। हालांकि डेविड हेडली बाद में FBI का अप्रूवर बन गया, वायदा माफ गवाह बन गया और उसने तैमूर राणा की सारी सच्चाई बता दी। हेडली ने FBI के सामने कबूल किया कि राणा लगातार ISI के हैंडलर्स और लश्कर के आतंकवादियों के कांटेक्ट में था। मुंबई हमले की प्लानिंग उसी ने की थी। हेडली ने बताया कि रैकी के लिए तैमूर राणा ने ही उसको मुंबई भेजा था। इसके बाद से ही भारत तैमूर राणा के प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा था और अब जाकर भारत को यह कामयाबी मिली। 26/11 के बाद जो हिंदुस्तान में जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ, लेकिन दो मास्टरमाइंड हेडली और तैमूर राणा, ये दोनों मास्टरमाइंड थे। इन लोगों ने अमेरिका में बैठकर इस घटना की साजिश रची। आईडीए का जनरेशन जो था वो तैमूर राणा और हेडली ने मिलके किया और ISI के कहने पर उन लोगों ने ये सारी साजिश रची। तैमूर राणा कैनेडियन सिटीजन है और वो शिकागो में सेटल्ड है। वहां वो एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी एजेंसी चलाता है और उसी की इन्होंने एक फसाड क्रिएट किया कि उसी की एक ब्रांच वो मुंबई में सेटअप करने जा रहे हैं ताकि उनको मुंबई विजिट करने का मौका मिले और डिफरेंट एरियाज की वो रैकी कर पाए। और उसी गार्ब में, उसी छलावे में ये कोलमैन हेडली भी आया और तैमूर राणा ने भी इंडिया विजिट किया और सारी हमले की तैयारी की। हेडली क्योंकि अप्रूवर बन गया था और अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको पार्डन कर दिया था, इसलिए उसका एक्स्ट्राडिशन संभव नहीं था। जब भारत तैमूर राणा के एक्स्ट्राडिशन की कोशिश कर रहा था, तब YC मोदी NIA के डायरेक्टर थे। YC मोदी ने बताया कि तैमूर राणा ने एक्स्ट्राडिशन से बचने के लिए हर दांव खेला, बार बार नए नए बहाने बनाकर कोर्ट में अपील की, मामले को लटकाया। इसी दौरान 2020 में बीमारी के नाम पर उसे शिकागो की जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद भारत ने उसके एक्स्ट्राडिशन की कोशिश तेज कर दी और अब यह मिशन पूरा हो रहा है। NIA के फॉर्मर डायरेक्टर YC मोदी ने बताया कि तैमूर राणा के एक्स्ट्राडिशन की सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि भारत के अधिकारी और वकील अमेरिका की अदालतों में डायरेक्टली अपनी बात नहीं रख सकते थे। इसीलिए भारत ने पहले FBI के अफसरों को, अमेरिका के सरकारी वकीलों को वो सबूत दिखाए जो तैमूर राणा के खिलाफ थे। पहले NIA ने अमेरिकी अधिकारियों को कन्विंस किया कि तैमूर राणा के खिलाफ जो एविडेंस हैं वो बिल्कुल पक्के हैं, पुख्ता हैं। इसके बाद अमेरिकी सरकार ने भी वहां की अदालत में भारत का पक्ष मजबूती से रखा और आखिरकार सच्चाई की जीत हुई। तैमूर राणा के मामले में भारत सरकार ने और NIA ने लगातार उसको फॉलो किया, अमेरिकन क्वेरीज को आंसर किया। इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, एक्स्ट्राडिशन के मामले में हम अपना वकील नहीं कर सकते। एक्स्ट्राडिशन में ये दिस इज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द होस्ट कंट्री एंड द एक्यूज्ड एंड द कोर्ट। तो उस वजह से हमारा रोल सपोर्टिव रोल था। हम लोगों ने अमेरिकन लॉयर्स की, अमेरिकन पुलिस रिप्रेजेंटेटिव्स की, उनकी जितनी भी क्वेरीज थी उनको हमने बिना किसी देरी के और रेगुलरली उनको आंसर किया। आप समझ सकते हैं कि जब हम स्वयं केस को लड़ते हैं और किसी दूसरे का सहयोग करते हैं तो उसमें डिफरेंस होता है। और इसी वजह से हमारी टीम्स कई बार अमेरिका गई, जिसमें हमारे लॉयर्स भी शामिल थे और उन्होंने पहले अमेरिकन अथॉरिटीज को कन्विंस किया कि हमारे पास तैमूर राणा के खिलाफ एडिक्वेट एविडेंस है और वो एविडेंस ऐसा है कि जो उनकी कोर्ट में भी ऑफेंस को एस्टेब्लिश करता है और हमारे हिंदुस्तान में भी एस्टेब्लिश करता है। तो इस वजह से मैं ये मानता हूं कि NIA की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने तो तैमूर राणा के एक्स्ट्राडिशन का रास्ता 3 दिन पहले ही साफ किया था, लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने
2 महीने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मुंबई हमले के गुनहगार को जल्दी से जल्दी भारत के हवाले किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में अमेरिका गए थे। तब उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत में तैमूर राणा के एक्स्ट्रेडिशन का मुद्दा उठाया था। इसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ साफ कहा था कि अमेरिका बहुत जल्दी खतरनाक आतंकवादी तैमूर राणा को भारत के हवाले कर देगा। The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. आज के दिन ये भी याद करने की जरूरत है कि नरेंद्र मोदी 2008 से ही मुंबई हमले के मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत करते रहे हैं। 2011 में जब तैमूर राणा को मुंबई हमले के केस में अमेरिका के लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था, उस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने अमेरिकी अदालत के इस फैसले पर तीखा रिएक्शन दिया था और कहा था कि कांग्रेस की केंद्र सरकार को इस मामले में अमेरिका के साथ सख्ती से बात करनी चाहिए। आतंकवादी तैमूर राणा का भारत लाया जाना कोई साधारण घटना नहीं है। इसके लिए मोदी सरकार को जबरदस्त ताकत लगानी पड़ी। कहते हैं दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। नरेंद्र मोदी ने यह करके दिखाया। पहले भारत पर आतंकवादी हमले होते थे, कभी सीरियल ब्लास्ट तो कभी ट्रेन में धमाके। 26/11 का हमला तो भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती था, लेकिन हम अमेरिका के पास जाकर रोते थे, शिकायत करते थे। नरेंद्र मोदी ने इस नैरेटिव को बदला। मुझे याद है 2009 में जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आपकी अदालत में मैंने उनसे 26/11 के हमले को लेकर सवाल किया था। मैंने पूछा था अगर आप दिल्ली में होते तो कैसे हैंडल करते। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने यह करके दिखाया। पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। और अब तो मामला उल्टा है। हर थोड़े दिन में खबर आती है कि किसी ने पाकिस्तान में आतंकवादी को मार गिराया। अब पाकिस्तान रोता है कि कोई उसके घर में घुसकर मार रहा है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने आतंकवाद का सफाया किया है। जो जहां है उसे वहीं सबक सिखाया है। इस बात का असर आज दिखाई देता है। अब पहले की तरह आतंकवादी हमले नहीं होते। इस बात में कोई शक नहीं है कि तैमूर राणा को उसके पाप की सजा मिलेगी और जल्दी मिलेगी। अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का टैरिफ वॉर आज से फॉर्मली औपचारिक तौर पर शुरू हो गया। ट्रंप का टैरिफ प्लान आज से लागू हो गया। ट्रंप ने सबसे ज्यादा 104% टैरिफ चीन पर लगाया है। आज चीन ने भी अमेरिका पर पलटवार किया। अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 84% 84% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ये टैरिफ आज आधी रात से लागू हो जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने चीन पर 54% टैरिफ लगाया था, जिसके जवाब में चीन ने 34% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। ट्रंप ने यह टैरिफ वापस लेने के लिए चीन को दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया। जैसे डेडलाइन खत्म हुई और चीन पीछे नहीं हटा तो ट्रंप ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 104% कर दिया। इसके बाद आज चीन ने भी अमेरिका पर एडिशनल 50% टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा चीन ने आज अमेरिका की 6 कंपनियों को अनरिलायबल एंटिटी की लिस्ट में डाल दिया। अब इन अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच ट्रेड वॉर शुरू होने का, टकराव होने का असर शेयर मार्केट पर दिखाई दिया। एशिया से लेकर यूरोप तक के शेयर मार्केट में डाउन ट्रेंड देखा गया। भारत में निफ्टी और सेंसेक्स भी गिरावट के साथ बंद हुए। लेकिन नोट करने वाली बात यह कि आज सिर्फ चीन के स्टॉक मार्केट में खुशहाली दिखाई दी। शंघाई स्टॉक एक्सचेंज 1.5% ऊपर उठा। और दुनिया भर में जो उथल पुथल मची है, उसके बीच जब प्रेसिडेंट ट्रंप अपने सपोर्टर्स के बीच पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैंने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है।
आज तमाम देश उनके साथ डील करने को तैयार हैं। ट्रंप ने कहा टैरिफ लगाने की वजह से दुनिया के बड़े बड़े देश उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं और समझौता करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। Compare, this is the largest transaction in the history of our country. And don't let some of these politicians go around saying, because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. And then I'll see some rebel Republican, some guy that wants to grandstand, say, I think that Congress should take over negotiations. Let me tell you, you don't negotiate like I negotiate. Congress takes over negotiating. Sell America fast because you're going to go busted. अपनी बात कहने का ट्रंप का अपना अलग अंदाज है। वो नाइसिटीज में बिलीव नहीं करते, सीधे सीधे बात कहते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोग कई बार परेशान भी होते हैं। लेकिन चीन भी कम नहीं है। चीन ने आज कह दिया कि ट्रंप ने दुनिया में ट्रेड की जंग तो छिड़ दी, इसका अंजाम किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, अच्छा होता कि अमेरिका सुलह सफाई से, बातचीत से मसले को सुलझा लेता। अगर ट्रंप ट्रेड वॉर चाहते हैं तो चीन जमकर मुकाबला करेगा। 美方仍在对中国 अमेरिका लगातार टैरिफ पर टैरिफ लगाता जा रहा है और चीन पर दबाव बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। चीन पूरी ताकत से इसका विरोध करता है और ऐसी दादागिरी और गुंडागर्दी वाला बर्ताव चीन कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर अमेरिका वाकई बातचीत और सुलह समझौते से मसलों को हल करना चाहता है तो उसको समानता, सम्मान और आपसी फायदे वाला रुख अपनाना होगा। अगर अमेरिका दोनों देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों की अनदेखी करता है, इनकी परवाह नहीं करता और टैरिफ वॉर पर, व्यापार युद्ध पर आमादा रहता है, तो चीन यकीनी तौर पर आखिरी दम तक ये जंग लड़ेगा। 中方 ट्रंप की नीयत और नीति दोनों को समझने में कोई परेशानी नहीं है। ट्रंप पक्के बिजनेसमैन हैं, डील मेकर हैं। वो सिर्फ अमेरिका के बिजनेस का फायदा देख रहे हैं। ट्रंप मानते हैं कि बरसों तक चीन ने अमेरिका को लूटा, अब उनकी बारी है और वो हिसाब बराबर करेंगे। यूरोप और दुनिया के बाकी देश ट्रंप से टकराना नहीं चाहते। उनकी अमेरिका पर काफी डिपेंडेंस है, इसलिए वो बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप ने उनका भी मजाक उड़ाने में देर नहीं की। लेकिन ये ट्रंप का स्वभाव है, इसलिए किसी को आश्चर्य नहीं होता, बुरा भी नहीं लगता। जहां तक भारत का सवाल है, हमारी सरकार ने अमेरिका से ट्रेड और टैरिफ को लेकर बातचीत बहुत पहले शुरू कर दी थी। ट्रंप के टैरिफ का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, इसीलिए बाकी देशों के मुकाबले भारत बेहतर पोजीशन में है। चीन से अमेरिका के टकराव का फायदा भी भारत को होगा। इसके अलावा बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों पर ट्रंप ने भारत के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगाया है। इसका फायदा भी भारत की अर्थव्यवस्था को हो सकता है। अब बात करते हैं वक्फ एक्ट की, जिसकी काफी चर्चा है आजकल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पब्लिक फोरम पर नए वक्फ कानून को लेकर बोले। मोदी ने बताया कि वक्फ एक्ट में बदलाव क्यों जरूरी था। मोदी ने समझाया कि कांग्रेस ने मुस्लिम वोटों के चक्कर में वक्फ बोर्ड को संविधान से भी ऊपर कर दिया था। इसके कारण जमीनों पर कब्जे हुए, वक्फ की प्रॉपर्टी की बंदर बांट शुरू हो गई, वक्फ भू माफियाओं का अड्डा बन गया। मंदिरों, गुरुद्वारों और चर्चेस पर, आम लोगों की जमीनों पर वक्फ ने कब्जा कर लिया। मोदी ने कहा जो पुराना वक्फ कानून था उससे सिर्फ मुस्लिम कट्टरपंथी और भूमाफिया ही खुश थे, लेकिन नए कानून में ऐसे प्रोविजंस हैं जिसका फायदा मुस्लिम महिलाओं, बच्चों, गरीब और पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचेगा। मोदी ने कहा कि जिस भावना से इस्लाम में वक्फ का जिक्र किया गया है, नया कानून उसी भावना का रिफ्लेक्शन है। मोदी ने अपनी नीति भी क्लियर कर दी, नीयत भी बता दी। पुराने कानून में क्या खामियां थी, उससे क्या परेशानियां पैदा हो रही थी और नए कानून से आम मुसलमानों को कैसे फायदा होगा, ये सब भी बता दिया। लेकिन विरोधी दलों के नेता वक्फ एक्ट को नरेंद्र मोदी के खिलाफ हथियार बना रहे हैं, नए कानून से मुसलमानों को डरा रहे हैं। आज ममता बनर्जी ने यही करने की कोशिश की। असल में प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली में आयोजित जैन समाज के नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी कोलकाता से जुड़ी।
जैन समाज के प्रोग्राम में ममता ने बात की वक्फ एक्ट की। कहा कि बंगाल के मुसलमानों को वक्फ एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। ममता ने कहा कि मोदी सरकार अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चल रही है। यह सब हिंदू मुस्लिम वोटों के पोलराइजेशन के लिए हो रहा है, लेकिन वो बंगाल के मुसलमानों को गारंटी देती हैं कि उनकी प्रॉपर्टी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन आप देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकता है? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है, तो गलती क्यों हमारा ऊपर आएगा? और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है। आई विल अपील टू ऑल ऑफ यू नॉट टू डू इट। प्लीज रिमेंबर व्हेन दीदी इज हियर, दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। डोंट डिस्ट्रस्ट, लेट अस ट्रस्ट ईच एंड एवरीबॉडी। ममता बनर्जी जब इस तरह की बातें कहती हैं तो उसका असर क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूं। पूरे देश में सिर्फ बंगाल ही अकेला राज्य है जहां वक्फ एक्ट को लेकर हिंसा हो रही है। आज नादिया जिले से वायलेंस की तस्वीरें आई। नादिया के कानाई नगर में वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां जुटे। अचानक प्रदर्शनकारियों ने हंगामा शुरू कर दिया। पहले सड़क पर टायर जलाए, नारेबाजी की, फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां मौजूद पुलिस वालों को भी प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हिंसक भीड़ से बचने के लिए पुलिस वालों ने पास में मौजूद एक पेट्रोल पंप में छुपकर अपनी जान बचाई। नए वक्फ कानून के खिलाफ आज वेस्ट मेदिनीपुर में भी बड़ा जुलूस निकाला गया। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और इलाके के दूसरे मुस्लिम संगठनों की कॉल पर मेदिनीपुर के गोरबेता इलाके में हजारों की संख्या में मुसलमान जुटे। उनके हाथ में वक्फ बिल के खिलाफ तख्तियां थी। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि वेस्ट मेदिनीपुर से हिंसा की खबर नहीं आई, लेकिन बंगाल के एक और जिले मुर्शिदाबाद में जबरदस्त टेंशन है। वक्फ एक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान कल मुर्शिदाबाद में जबरदस्त हिंसा हुई थी, पुलिस पर हमला हुआ था। उसके बाद अब मुर्शिदाबाद में इंटरनेट बंद है। पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लगा दी गई है। 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। इसके बाद भी आज फिर मुर्शिदाबाद में सैकड़ों मुसलमान सड़कों पर उतरे, वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया, सड़क जाम कर दी, ट्रकों की लंबी लाइन लग गई, सड़क पर टायर जलाए गए, वक्फ कानून वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी की गई। पुलिस बार बार अनाउंसमेंट करती रही कि धारा 163 लगी है, इसलिए लोग लौट जाएं, लेकिन प्रदर्शनकारी पुलिस से ही भिड़ गए। हालांकि आज फोर्स की तैनाती ज्यादा थी, इसलिए हालात काबू में रहे। कल मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी उसके बारे में आज चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता लगा कि हिंसा की तैयारी पहले से की गई थी। जानबूझकर अफवाह फैलाई गई थी कि पुलिस के साथ टकराव में एक शख्स की मौत हो गई है। इस अफवाह के जरिए लोगों को भड़काया गया। आज हमारे संवाददाता पवन नारा उस इलाके में गए जहां कल पत्थरबाजी और आगजनी हुई थी। वहां आज भी पुलिस की जली हुई गाड़ियां मौजूद थी। पवन नारो को पुलिस की जली हुई गाड़ी के पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली। ये रिपोर्ट
सेंट्रल एजेंसीज ने मुर्शिदाबाद पुलिस को भेजी थी। इसमें रामनवमी और उसके बाद हिंसा की आशंका जताई गई थी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी के बाद बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है, जिसमें बांग्लादेश की तरह भारत में भी तख्ता पलट के लिए मुसलमानों को भड़काया जाएगा। उसके बाद हिंसा हो सकती है, इसलिए पुलिस को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। एसडीपीओ की जो गाड़ी जली उसके बगल में हमें मिले हुए कागजात बहुत कुछ बयां करते हैं। इसको आप देखेंगे तो पुलिस अरेंजमेंट इन कनेक्शन विद रामनवमी फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 6/4/2025 एंड ऑनवर्ड्स अंडर जंगीपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट। इस पूरी रिपोर्ट में इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी शामिल है। फर्दर देयर वर इनपुट्स टू सजेस्ट, और इनपुट मिले हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं। क्या सजेस्ट कर रहे हैं? that global terrorist groups continue to plan terror attacks in different parts of country with the help of Bangladesh and Pak based terror elements। इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया है कि बांग्लादेश और सीरिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि आप हमसे प्रेरणा लीजिए, जैसे हमने सत्ता परिवर्तन किया है आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस सब का नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बंगाल को भेजा गया था। जहां मैं खड़ा हूं यहां से 7 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर है, और जंगीपुरा में जिस तरीके से कल हिंसा हुई उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी तो फिर पुलिस के इंतजामात पूरे क्यों नहीं थे। और ये एडवाइजरी 6 तारीख से लेकर 12 सितंबर तक जारी की गई है। अब ये तो साफ है कि बंगाल सरकार और मुर्शिदाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये इनपुट एडवांस में था कि हिंसा हो सकती है, लेकिन फिर भी बंगाल की पुलिस ने मुस्तैदी नहीं दिखाई। कल हुई हिंसा में पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि हिंसा के बाद एफआईआर दर्ज की गई, 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन आज जब जंगीपुर के एसपी से पूछा गया कि हिंसा के इनपुट के बावजूद रैली की परमिशन क्यों दी गई, पुलिस की तैनाती पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं की गई, तो एसपी साहब सवालों से भागने लगे। उन्होंने बस इतना ही कहा कि पुलिस ने परमिशन नहीं दी थी। कल तो वायलेंस हुआ था इधर, तो देयर हैड बीन अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो हुआ था। पुलिस एक्शन लिया, अरेस्ट किया, और 163 बीएनएसएस लागू है अभी, और इंटरनेट भी बंद है। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। उनके तरफ से ऑलरेडी अनाउंस किया गया था कि प्रोटेस्ट होगा, तो आपकी यहाँ पर फोर्स तैनात नहीं थी कि इतना वायलेंट हो गया और आप लोगों पर पथराव हुआ? और पुलिस की जो बोला प्लीज क्लैरिफाई फ्रॉम हिम और हर, आई एम नॉट अवेयर। नहीं हुआ है सर पुलिस पर? आप बोल रहे हैं ना घोषित प्रोग्राम है, घोषित प्रोग्राम इधर तो कुछ नहीं था। परमिशन नहीं मांगी थी उन्होंने? किस संगठन ने परमिशन मांगी थी प्रोटेस्ट की? जो बोलना था मैंने बोल दिया, थैंक यू। अब सवाल है कि जब पुलिस ने परमिशन नहीं दी तो फिर इतनी बड़ी रैली कैसे हुई, हजारों लोग जमा कैसे हो गए? पुलिस वाले वहां मौजूद थे तो किसी ने रोका क्यों नहीं, एतराज क्यों नहीं जताया? पुलिस तुरंत अलर्ट मोड पर क्यों नहीं आई? हैरानी की बात है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट में जिस तरह की आशंका जताई गई, कल के विरोध प्रदर्शन में बिल्कुल उसी तरह के भाषण हुए। मौलानाओं ने देश भर के मुसलमानों से एकजुट होकर नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने की कॉल दी, भारत को बांग्लादेश बनाने की बातें कही। एक मौलाना ने कहा कि मोदी ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, अब वो उन्हें ऐसा डंक मारेंगे कि वो देश छोड़कर भाग जाएंगे। एक और मौलाना ने कहा कि देश के मुसलमानों के पास इतनी ताकत है कि वो सरकार बदल देंगे। इस मंच से एक मौलाना ने कहा कि भारत के मुसलमानों को बांग्लादेश से सीखना होगा, जैसे वहां के स्टूडेंट्स ने मोदी की बी टीम शेख हसीना को देश से बाहर फेंक दिया, वैसा ही अब भारत के मुसलमानों को करना होगा। তাই আজকে সময় এসেছে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নেওয়া। কি শিক্ষা? সময় এসেছে বাংলাদেশে বিজেপির যে বিটিং ছিল, হাসিনা সরকারকে তারা উৎখাত করেছে। কিভাবে উৎখাত করেছে? উৎখাত করেছে সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠনের যে জায়গা, সেখান থেকে উঠতে উঠে সেখানকার ছাত্র যুবক, এই যে আপনারা এত পরিমাণে যুবক দাঁড়িয়ে আছেন, এই যুবকরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। मेरे पास इस तरह की भड़काऊ भाषण देने वाली
कम से कम दर्जन भर तकरीरें हैं। समय की कमी है, सारी बातें आपको नहीं सुनवा सकता, लेकिन यह साफ है कि ऐसे मौलानाओं को इस तरह की बातें करने की ताकत ममता बनर्जी से मिली, उनकी सपोर्ट से मिली। मुसलमानों को भड़काने वाले इन मौलानाओं कट्टरपंथियों को जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद में जो कुछ हो रहा है वो गलत है। बिना नए वक्फ कानून को समझे, उसे बिना पढ़े विरोध करना गलत है। रविशंकर प्रसाद ने कहा, बंगाल में वक्फ बिल का विरोध ममता की शय पर हो रहा है। जिस तरह के भड़काने वाले बयान मुर्शिदाबाद की रैली में दिए गए हैं, ममता को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन ममता ऐसा करेगी नहीं। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है, जिस तरह की वहां वक्तव्य दिए गए हैं, भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, ममता जी आपने कार्रवाई की क्या? आप करेंगे क्या? बांग्लादेश बना देंगे बंगाल को, ये कहा गया है। वक्फ की कहानी बहुत सिंपल है। मुतवल्ली यानी मैनेजर साहब जो हैं, मैनेजर साहब की मैनेजरी ठीक है या नहीं ठीक है, यही तो बात है। तो मैनेजर साहब की मैनेजरी ठीक हो, संपत्ति का ऑडिट हो, मेंटेन हो, रेगुलेशन हो, यही तो बात है वक्फ की, और क्या है? उस पर हो हल्ला बन जाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। हम जिस तरह की टिप्पणियां की गई हैं उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि ममता जी सख्त कार्रवाई करेंगी। वक्फ के कानून को लेकर नरेंद्र मोदी की बात सही है कि वक्फ की प्रॉपर्टी की बड़े पैमाने पर लूट हो रही थी। इसे पिछली सरकारों और लालू यादव जैसे नेताओं ने भी माना है। मोदी की यह बात भी सही है कि वक्फ पर नया कानून इस्लाम की टीचिंग्स के मुताबिक है, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए है। लेकिन मुस्लिम वोटों के ठेकेदार न तो ये सुनना चाहते हैं, न समझना चाहते हैं। वक्फ के कानून में बदलाव को मुसलमानों की बेचैनी उनको सूट करती है। वो तो चाहते हैं कि मुसलमान ये मान लें कि नए कानून का इस्तेमाल करके सरकार मस्जिदों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों पर कब्जा करना चाहती है। ममता बनर्जी जैसे लीडर्स तो मुसलमानों को यह समझा रहे हैं कि वक्फ के नए कानून का इस्तेमाल उनकी प्रॉपर्टी छीनने के लिए किया जाएगा, जबकि वक्फ के कानून में बदलाव का प्राइवेट प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सवाल मेरिट का नहीं है, मसला है मुसलमानों में सरकार के प्रति अविश्वास का, ट्रस्ट डेफिसिट का। मोदी के विरोधी इस अविश्वास की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं ताकि उनकी ठेकेदारी बनी रहे, उनकी दुकान चलती रहे। इसीलिए आवश्यकता है मोदी और मुसलमान के बीच गैप को कम करने की। सबका साथ, सबका विकास पर मुसलमानों के साथ डायलॉग शुरू करने की, उनका विश्वास जीतने का प्रयास करने की। वक्फ कानून पर आज राहुल गांधी भी बोले, लेकिन उनके तेवर ममता से अलग थे। राहुल ने कहा, वक्फ एक्ट संविधान विरोधी है, मजहबी आजादी पर हमला है। अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, आज इसका आखिरी दिन था। मंच पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल समेत सभी बड़े नेता मौजूद थे। राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से कहा कि कांग्रेस मुसलमानों के हक की बात करती है तो कांग्रेस पर मुस्लिम अपीजमेंट का इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को खुलकर माइनॉरिटीज के हक की बात करनी चाहिए। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अभी वक्फ एक्ट लाया गया है, लेकिन इसके बाद बीजेपी और आरएसएस की नजर चर्च और गुरुद्वारों की प्रॉपर्टी पर है। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर, सॉरी ऑब्जर्वर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है। और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, और ये देश के सब लोगों को मालूम होना चाहिए।
राहुल गांधी ये बताना भूल गए कि केरल के क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने वक्फ के कानून में अमेंडमेंट का सपोर्ट किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वक्फ के लोग चर्चेज की प्रॉपर्टीज पर कब्जा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जमीनों को हड़पने के लिए बनाया गया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने संसद में इसका जमकर विरोध किया। कांग्रेस और विरोधी दलों के नेता इस बिल के खिलाफ एकजुट रहे, लेकिन फिर भी बीजेपी इस बिल को पास कराने में कामयाब हो गई। खड़गे ने कहा कि सरकार जानबूझकर वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्मों के लोगों को डालना चाहती है, जबकि मंदिरों के ट्रस्ट में दलितों को जगह नहीं दी जाती, तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को डालने को कैसे जायज ठहराया जा सकता है? वक्फ में तो एक मुसलमानों की या माइनॉरिटी की एक प्रॉपर्टी हड़पने का ये काम हो रहा है। हम ये चाहते थे कि भाई वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम नहीं रहना, क्योंकि कोई हिंदू टेंपल में मुस्लिम नहीं रहता, कोई गुरुद्वारा में नहीं रहता, या गुरुद्वारा में दूसरा और कोई नहीं रहता। जब आप हिंदू धर्म के ट्रस्टों में हिंदू को नहीं डालते, अछूतों को नहीं डालते, पिछड़े लोगों को नहीं डालते, अति पिछड़ों को नहीं डालते, आपको क्या अधिकार है कि मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन हिंदू डालने का, नॉन मुस्लिम डालने का? यह मैं पूछना चाहता हूं। और इसके लिए बहुत हम बड़े रात के 4, 4:30 बजे तक बहस हो गई, वोटिंग हो गई, हर क्लॉज में हमने वोटिंग की, और हमारे लोग जितने भी हमारे एमपी थे, राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने पूरी ताकत लगा के इस बिल का विरोध किया। और आज भी हम चाहते हैं सरकार उस बिल को वापस लो, यही हमारा मकसद था, इसलिए हम लड़ रहे थे। क्योंकि आज वक्फ एक्ट के मुद्दे पर राहुल गांधी पहली बार बोले थे, इसलिए बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। रविशंकर ने कहा कि राहुल गांधी ने वक्फ एक्ट को असंवैधानिक बताया है, लेकिन उन्हें 3 सवालों के जवाब देने चाहिए। राहुल को बताना चाहिए कि वक्फ की जमीनों पर मुसलमानों के लिए क्या काम हुआ, और अगर अब वक्फ कानून के जरिए गरीब पसमानदा मुसलमानों को फायदा होने वाला है, तो राहुल को इससे दिक्कत क्या है? राहुल गांधी जी 12 से 13 घंटे सदन में बहस हुई, आप खुद बैठे थे, वक्फ पर आपने क्यों नहीं बोला? लेकिन राहुल गांधी के टिप्पणी के जवाब में मुझे उनसे 3 सवाल करने हैं। राहुल गांधी जी ये बताइए कि वक्फ की जो 8 लाख से अधिक संपत्ति है, इस पर कोई अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, स्किल सेंटर आदि नहीं बना है गरीब मुसलमानों के लिए, बेटियों के लिए। इसे आप ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? राहुल गांधी जी, मुझे आपसे दूसरा सवाल पूछना है कि अगर मुस्लिम समाज की जो बेवा हैं, बहनें हैं, खवातीन हैं, विधवा हैं, उनकी तरक्की के लिए वक्फ में सुधार हो रहा है, तो आपको परेशानी है क्या? और तीसरा, आजकल आपको ओबीसी का चिट किसी ने पकड़ा दिया है, तो वक्फ के संशोधन के माध्यम से अगर पिछड़े, अति पिछड़े, पसमानदा मुस्लिमों के विकास की चिंता हो रही है, तो आपको परेशानी है क्या? इसका कोई जवाब नहीं उनके पास। इसीलिए वक्फ के बारे में उनका सारा स्टैंड बिलेटेड है। उनको बताया गया कि आपने कुछ नहीं बोला, कुछ बोल दीजिए, तो बस परफॉर्मा में बोल दिया उन्होंने। कर कांग्रेस के स्टैंड पर हैरानी नहीं होनी चाहिए। शाहबानो के केस से लेकर वक्फ अमेंडमेंट बिल तक कांग्रेस की पॉलिसी मुसलमानों का अपीजमेंट करने की रही है। आजकल राहुल गांधी को हर बात संविधान विरोधी लगती है, और खड़गे आजकल हर बात को सनातन के विरोध से जोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि जो कानून बना है, इसके असर को देखना चाहिए। 1.5 साल में पता चल जाएगा कि इससे वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाया गया या सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन जो लोग मोदी को गिराना चाहते हैं,
जो किसी भी तरह पावर में आना चाहते हैं वो मेरिट की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आज लखनऊ से परेशान करने वाली तस्वीरें आई। लखनऊ के गोमती नगर की सड़क पर कुछ लड़कों ने रील बनाने के लिए गाड़ियों से खतरनाक स्टंट किए। एसयूवी को सड़क पर हाई स्पीड पर दौड़ाया और फिर अचानक ब्रेक लगाकर गाड़ी को पूरी तरह घुमा दिया, जिससे गाड़ी के 2 व्हील्स हवा में उठ गए। गाड़ी सिर्फ 2 पहियों पर पूरी तरह घूम गई। एक लड़का गाड़ी से स्टंट कर रहा था और आसपास खड़े उसके साथी इसका वीडियो बना रहे थे। इस खतरनाक स्टंट का वीडियो इन लड़कों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया तो लखनऊ पुलिस ने तुरंत इसका संज्ञान लिया और इस तरह की हरकतें करने वाले लड़कों की धरपकड़ शुरू कर दी। स्टंट करके रील बनाने वाले कुछ लड़कों को पुलिस ने पकड़ा है, लेकिन लड़कों की उम्र कम थी, इसलिए पुलिस ने इन्हें सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया, लेकिन उनकी 3 गाड़ियां सीज कर ली। ये कोई पहला केस नहीं है जब रील बनाने के चक्कर में, थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में किसी नौजवान ने अपनी जान को जोखिम में डाला हो। रील बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन रील बनाने के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डालना पाप है। आज की अच्छी खबर आपको बता दूं, यह खबर केरल से आई है। आज भारत के पहले डीप वाटर ट्रांसशिप पोर्ट विजिंगम पोर्ट पर दुनिया का सबसे बड़ा इको फ्रेंडली कंटेनर शिप MSC तुर्की पहुंचा। MSC तुर्की टर्की की मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी का कंटेनर शिप है, जो दुनिया के सबसे बड़े जहाजों में से एक है। इसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक चमत्कार माना जाता है। यह दुनिया का इकलौता जहाज है जो करीब 400 मीटर लंबा, 61.3 मीटर चौड़ा और 33.5 मीटर गहरा है। ऐसा पहली बार है कि इतना बड़ा जहाज साउथ एशिया के किसी पोर्ट पर पहुंचा है। विजिंगम पोर्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। इसे अडानी पोर्ट्स ने 7,500 करोड़ की लागत से डेवलप किया है। इस पोर्ट ने 12 जुलाई 2024 से काम करना शुरू कर दिया था। 24 मीटर की नेचुरल गहराई होने की वजह से इस पोर्ट पर अल्ट्रा मेगा कंटेनर शिप आ सकते हैं। इसके अलावा यह पोर्ट बेहद अहम इंटरनेशनल शिपिंग रूट्स के सबसे करीब है। विजिंगम पोर्ट से यूरोप, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया को जोड़ने वाली इंटरनेशनल शिपिंग लेन सिर्फ 19 किलोमीटर की दूरी पर है। पोर्ट पर बड़े बड़े शिप रुकने की सुविधा होने से यहां बड़े जहाज में लदा सामान उतारकर छोटे जहाजों में भारत के उन बंदरगाहों पर, उन पोर्ट तक भेजा जा सकेगा जहां पर बड़े कंटेनर शिप के ठहरने की सुविधा नहीं है। इससे सामान की ढुलाई का खर्चा कम होगा, टाइम बचेगा। केरल का यह पोर्ट सी ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। देश की इकोनॉमी में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में गौतम अडानी का यह बड़ा योगदान है। राहुल गांधी जो रोज रोज अडानी को गाली देते हैं, उन्हें एक बार केरल जाकर यह पोर्ट देखना चाहिए जो अडानी ने बनाया है। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।